गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी बहुत बेहतर चल रही होगी। तो आज की सेशन में हम लोग देख लेते हैं कि करंट अफेयर्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, वन लाइनर फैक्ट्स हैं, प्लस आपके MCQs हैं। एक चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब आप लोग करंट की क्लास कर रहे हैं तो करंट पे नए तो हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि करंट पे नया पढ़ना होता है, लेकिन इसके साथ ये बहुत ज़रूरी ये भी होता है कि हम पुरानी चीज़ों को कोरिलेट करते हुए चलें और एज मच एज रिविज़न करें। आपके सिलेबस में ये कहीं भी मेंशन नहीं है, लेकिन आपको अपने सिलेबस में अपनी तरफ से इसको लिखना है कि एज मच एज रिविज़न। कुछ नए पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी पुरानी जो आपने पढ़ाई कर रखी है उसको रिवीजन करना है। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की। ओके, तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स और देख लेते हैं आज के इस सेशन में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट इश्यूज है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। फर्स्ट इश्यूज है, न्यायमूर्ति शिव कुमार सिंह को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। कार्यवाहक, ये वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, कार्यवाहक बनाया गया है, यानी फॉर द टाइम बिंग है। ये क्या है? फॉर द टाइमिंग इनको बनाया गया है कार्यवाहक अध्यक्ष। लेकिन इनका रोल कैसा होगा? इनका रोल कैसा होगा? इस कार्यवाहक अध्यक्ष होने के बावजूद इनका रोल कैसा होगा कि वह इस पद पर जब तक रहेंगे तब तक उनकी भूमिका अध्यक्ष की ही रहेगी। पद पर जब तक रहेंगे भूमिका अध्यक्ष की रहेगी। ओके, किनको बनाया गया है? शिव कुमार सिंह। शिव कुमार सिंह, न्यायमूर्ति शिव कुमार सिंह को किसका? NGT का नियुक्त कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कार्यवाहक, अब इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि इनको किनके स्थान पर, इससे पहले कौन थे? इससे पहले NGT के अध्यक्ष कौन थे? NGT के अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल। ओके, आदर्श कुमार गोयल, जिनकी सेवानिवृत्ति अभी जुलाई में हुई है। ठीक है, इनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात किसको बनाया गया है? शिव कुमार सिंह को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है, लेकिन इस पद पर नियुक्ति होने तक वो अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। किनके स्थान पर, किनके रिटायरमेंट के बाद? आदर्श कुमार गोयल। एक्चुअली ये 2018 से इस पद पर थे। 6 जुलाई 2018 से लेकर के 6 जुलाई 2023 तक, यानी 5 साल तक इस पद पर वो 5 साल थे। तो अब हमें ये ध्यान रखना है कि NGT का जो आप बोल सकते हैं कि इनका जो NGT का अध्यक्ष का जो टाइम पीरियड होता है कब तक होता है? 5 ईयर्स। इनके अध्यक्ष का टाइम पीरियड 5 ईयर्स या 65 ईयर्स ऑफ एज। 65 ईयर्स ऑफ एज। ओके, इन दोनों में से जो भी पहले आए तो वो इसकी क्या होती है? एक टर्नओवर होती है, इसके टाइम पीरियड होती है, टेन्योर पीरियड होता है। ओके, चलिए अब इसके साथ एक चीज हमें और ध्यान रखना है कि यहाँ पर पुनर्नियुक्ति, यहाँ नियुक्ति लिखा है, मैं यहाँ लिख देती हूँ कि यहाँ पुनर्नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है, यानी दोबारा इसी पद पर एक ही व्यक्ति की नियुक्ति नहीं हो सकती है। पुनर्नियुक्ति जो है यहाँ पर नहीं होती है। पुनर्नियुक्ति, आदर्श कुमार गोयल अगर एक बार बन गए तो दोबारा वो नहीं बन सकते हैं। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। NGT के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं कि NGT क्या है। तो इसकी स्थापना जो है पर्यावरणीय विवादों के प्रभावी और शीघ्र निपटाने, अगर पर्यावरण और वन से संबंधित कोई भी विवाद है तो उसके शीघ्र निपटान के लिए क्या किया गया? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के तहत इसका गठन किस एक्ट के द्वारा किया गया? इसका गठन किया गया था 2010 एक्ट के तहत। कब किया गया? NGT का गठन भी 2010 में किया गया है, अक्टूबर 2010 में किया गया है। नौ, केंद्र सरकार क्या करती है? अब इसके जो अध्यक्ष होते हैं उसकी नियुक्ति कैसे होती है? तो केंद्र सरकार जो भारत के यानी इंडिया के चीफ जस्टिस होते हैं, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI से परामर्श लेती है और उसके बाद केंद्र सरकार के द्वारा इसके अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। तो केंद्र सरकार भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI के परामर्श से NGT के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। पॉलिटी में यह क्वेश्चन आपके पॉलिटीज में वहाँ पूछा जा सकता है कि NGT के अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे की जाती है, क्योंकि पॉलिटी में आप ध्यान देंगे और केवल पॉलिटी में ही नहीं, सभी सब्जेक्ट्स में ऐसा होता है कि करंट का अगर कुछ मुद्दा चल रहा हो तो उसको क्या करते हैं लोग, पॉलिटी में भी वहाँ उठा करके दे देते हैं। तो NGT वाला दिया जा सकता है कि उसके अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे की जाती है, तो CJI से परामर्श लेने के बाद उसके अध्यक्ष की नियुक्ति
की जाती है। ओके, थर्ड पॉइंट है, यह भारत में पर्यावरण के संरक्षण और वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों को क्या करता है, उसको संभालता है, या अगर कोई उस पे वाद विवाद है तो उसके को क्या निपटारा करता है। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट इश्यूज। लातविया के एडगर्स रिकेविंग्स, इनको क्या किया गया है? लातविया के जो एडगर्स रिकेविंग्स है, इनको यूरोपीय संघ में सबसे पहले अगर बात की जाए तो यूरोपीय संघ में पहले खुले तौर पर समलैंगिक राष्ट्रपति बने, यानी ओपनली होता क्या है कि इन सब मुद्दों को दबा दिया जाता है, समलैंगिक है तो इनको ऐसा इस तरह से ओपनली बाहर हाईलाइट नहीं किया जाता है, लेकिन अभी ऐसा किया गया लातविया में, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, किसी समलैंगिक को वहां का राष्ट्र प्रमुख बना दिया गया है, या आप कह सकते हैं राष्ट्रपति बना दिया गया है। तो किसके है? यूरोपीय संघ क्यों बोला गया? क्योंकि यूरोपीय संघ में आपके 27 कंट्रीज आते हैं। यूरोपीय संघ में कितने कंट्रीज हैं? यूरोपीय संघ में आपके 27 कंट्रीज हैं। इसमें ये 27 देशों का समूह है, 27 देशों का। इसमें पहले 28 देश थे, लेकिन ब्रिटेन जब हट गया है तो तब से इसमें 27 देश हो गया, और उन्हीं 27 देशों में से एक है आपका लातविया। लातविया उन्हीं 27 में से एक है, जिसका एक जो बोल सकते हैं जिसका राष्ट्रपति किसको बनाया गया है? एक समलैंगिक को राष्ट्रपति बनाया गया है, और उनका नाम क्या है? रिके विंग्स। बस इतना ही ध्यान रखिएगा, ताकि आप याद रखना है, एग्जाम में याद रखना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करके आना है। ओके, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल लातविया के पूरे उनके राष्ट्रपति का पूरा नाम ध्यान, आपको कुछ भी अगर एडगर्स याद रहा है तो एडगर्स को याद रख लें, या रिके विंग्स को याद रख लें, जो भी आपको सुटेबल लगता है किसी एक नाम को। अगर दोनों पॉसिबल है, आप याद रख सकते हैं तो इट्स बेटर, आप दोनों को याद रख लें। तो उनको एक राष्ट्रपति बनाया गया। अब थोड़ा यहाँ पे देखते हैं कि रिके विंग्स ने लातविया के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ तो ली है, इसके साथ ही यह सबसे लंबे समय तक विदेश मंत्री भी रहे हैं। ओके, यहाँ पर हम लोग को ये देखना है कि ये जो इनको बनाया गया है, तो लातविया में इस तरह से समलैंगिक विवाह जो है वो वहाँ पर क्या है? अवैध है। कहाँ पर? लातविया में। लातविया में समलैंगिक विवाह अवैध है। मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि लातविया क्या है? यूरोपीय संघ का एक देश है, यूरोपीय संघ का। तो अगर अब बात की जाए कि यह समलैंगिक विवाह अवैध है लातविया में, लेकिन अगर पूरी दुनिया में सबसे पहले समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता किसने दिया था? पूरी दुनिया में की अगर बात की जाए समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता, समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता किसके द्वारा दिया गया था? तो सबसे पहले नीदरलैंड, और यह भी क्या है? यूरोपीय देश है। नीदरलैंड भी यूरोपीय देश है, मैंने यूरोपीय संघ नहीं कहा, यूरोपीय देश का है। नीदरलैंड भी यूरोपीय देश है, और सबसे पहले कानूनी मान्यता यहां लिख देती हूं, सबसे पहले कानूनी मान्यता नीदरलैंड ने दिया था। कब दिया था? 1 अप्रैल 2001। 1 अप्रैल 2001 में इन्होंने सबसे पहले क्या किया? कानूनी मान्यता दिया था। किसको? समलैंगिक विवाह को। क्लियर? अगर भारत के संदर्भ में बात की जाए तो भारत में लिविंग रिलेशनशिप में आप रह सकते हैं, लेकिन भारत में अभी समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता नहीं दी गई है। भारत में ऐसा नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर समलैंगिक लिविंग रिलेशनशिप में रह सकते हैं, लेकिन उनको कानूनी जो विवाह है उसकी मान्यता नहीं दी गई है। अब लातविया के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यह उत्तरी यूरोप का क्या है? एक बाल्टिक क्षेत्र का एक देश है। कहाँ का? उत्तरी यूरोप के बाल्टिक क्षेत्र में एक देश है। उत्तरी यूरोप आप मैप में देख रहे हैं, यहाँ लातविया है। ये हो गया लातविया। इसकी राजधानी हो गई रीगा। रीगा इसकी राजधानी है। लातविया हो गया। इसके अगर आप इस पोर्शन में देखते हैं, इसके दक्षिण में क्या है? लिथुआनिया है। इसके ईस्ट में यहाँ क्या देख रहे हैं? बेलारूस देख रहे हैं। ठीक है, इसके साउथ ईस्ट में, और इधर ईस्ट में क्या है? रशिया है। इसके नॉर्थ में क्या है? एस्तोनिया है। ओके। और अगर इसके आप इस तरफ देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि यहाँ पर जो है वो स्वीडन की क्या है? सी है, जिसके साथ साझा करती है। ठीक है, स्वीडन का सी इसके साथ साझा कर रही है। अब बात आती है लातविया की, तो लातविया और लिथुआनिया, इन दोनों के बारे में ये पॉइंट्स ध्यान रखिएगा कि लातविया और ये दोनों जो है नाटो के सदस्य देश है। नाटो के
नाटो के क्या है सदस्य देश हैं, लातविया और लिथुआनिया। मैंने दोनों को इसलिए एक साथ लिखा क्योंकि दोनों एक ही साल में नाटो की सदस्यता ग्रहण किए थे। कब? 2004 में। 2004 में नाटो में टोटल आपके 31 देश हैं और 31वां जो देश है वह कौन सा है? यह फिनलैंड है। 31वां देश फिनलैंड है जो कब इसकी सदस्यता ग्रहण किया है? 2023 में। और इसी की सिक्योरिटी बोल दो या सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आर्किटिक में सैन्य अभ्यास भी किया गया था क्योंकि रशिया के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। रशिया के साथ अपनी सीमा को साझा करता है कौन? फिनलैंड। नाउ अब एक पॉइंट और देख लेते हैं कि नाटो का गठन कब किया गया था। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका गठन 1949 में किया गया था। 1949 में इसका गठन हुआ था। तो क्लियर? तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए। मैंने हमेशा कहा ना कि हम लोग पिछले अगर कुछ चीज़ें पढ़े हैं, अगर लगता है कि हाँ वो उससे मेंशन करना चाहिए तो इससे क्या होगा, याद हो जाएंगी चीज़ें आपको, इससे आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। तो हमेशा रिकॉल क्या करें, अच्छा ये पॉइंट्स के साथ और क्या हो सकता है। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। या उत्तर में एस्टोनिया, सेम वही चीज मैंने बता दिया है। एस्टोनिया, दक्षिण में लिथुआनिया, पूर्व में रूस, दक्षिण पूर्व में बेलारूस से घिरा है और पश्चिम में स्वीडन के साथ यह समुद्री सीमा को जो साझा करता है। ज्योग्राफी वाले सेक्शन के लिए यह सब इंपॉर्टेंट है। मैंने करंट में जितना भी अगर अदर कंट्रीज को लेके कोई भी सवाल है तो ज्योग्राफी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमेशा ध्यान से पढ़िएगा उसको। इसके प्रधानमंत्री कौन है? क्रिस्टियानिस कैरिन्स। तो प्रधानमंत्री कैरिन्स हो गए और रिकविंस इसके पीएम हो गए, सॉरी प्रेसिडेंट हो गए, राष्ट्रपति बनाया गया है रिकविंस को राष्ट्रपति, और वह भी समलैंगिक राष्ट्रपति है रिकविंस। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? कैरिन्स। मैंने तो केवल एक वर्ड से जितने इजीएस्ट तरीके से आपको याद हो जाए। इसकी मुद्रा क्या है? इसकी मुद्रा यूरो है और इसकी राजधानी रीगा है। मैंने आपको भी मैप में बताया, इसकी मुद्रा यूरो और राजधानी रीगा है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट इशूज क्या है? लक्ष्य सेन को कनाडा ओपन 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष एकल का खिताब जीता है। किसने? लक्ष्य सेन ने जीता है। किसका? कनाडा ओपन का। अब बात आती है कि कनाडा ओपन का जीता है तो इसको इन्होंने किसको हराया है? हराया किसको है? तो इन्होंने चीन के ली शीफिंग को। चीन के कौन है? ली शीफिंग। चीन के ली शीफिंग, ओके, ली शीफिंग, इनको इन्होंने हराया है। नेक्स्ट इशूज पे आते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट देख लेते हैं लक्ष्य सेन के बारे में और क्या है। इंडिया ओपन के बाद यह उनके कैरियर का दूसरा 500 खिताब है। लक्ष्य सेन एक भारतीय शटलर यानी बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और यह विश्व के 19th नंबर पर है। यह वर्ल्ड में 19th नंबर पर है, ये ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट इशूज। भारत ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप की चैंपियंस ग्रुप में शामिल हुआ है। अब यहाँ सवाल किस पे बनेंगे? जो चैंपियंस ग्रुप है, सवाल इसके हेडलाइन से सवाल है। सबसे पहले तो इस हेडलाइन को हमेशा ध्यान रखिएगा। ये जो हेडलाइन को मैं अंडरलाइन करती हूँ, इस अपने आप में क्या है? एक फैक्ट है, एक न्यूज़ है। तो भारत ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप के चैंपियंस ग्रुप है, यानी यह तो एक ग्रुप है ही, एक तो रिस्पॉन्स ग्रुप है, दूसरा कौन सा है? चैंपियंस ग्रुप है। और भारत चैंपियंस ग्रुप में शामिल हुआ है, ना कि रिस्पॉन्स ग्रुप में, ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं कि क्या है यह रिस्पॉन्स ग्रुप। तो ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप यानी GCRG है ना, ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप का। इसका गठन कब किया गया था? इसका गठन किया गया था मार्च 2022 में। इसका गठन हुआ था मार्च 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव यानी UNSG द्वारा किया गया था। अगर अब बोला जाए कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है संयुक्त राष्ट्र, तो इनका नाम लिख लीजिए, एंटोनियो गुटारेस। ये कौन है? कौन है ये? एंटोनियो गुटारेस, संयुक्त महासचिव। इनका कार्यकाल जो ये दूसरे टाइम महासचिव बनाया गया है। इनका कार्यकाल कब से कब तक है? तो यह 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2026 तक इनका टाइम पीरियड है। 2026 तक इनका टाइम पीरियड है। एक चीज और ध्यान रखिएगा एंटोनियो गुटेरेस को लेकर के कि यह 9th किसी भी एग्जाम में, चाहे वो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ज़्यादातर जो है वनडे एग्जाम जो होते हैं वहाँ पे आते हैं।
इसलिए इसको मैं इतना, जो आपका क्लास जो चलती है वो यूपीएससी, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो या एनी अदर एग्जामिनेशन, जो एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, उन सभी के लिए है। और इसलिए मैं बता भी देती हूँ कि कौन सी चीज़ें आपको कहाँ देखनी है, किस एग्जाम के लिए। तो यह जो है जैसे 9th इनका क्रम है, क्रम के रूप में अगर देखेंगे महासचिव का, तो ये क्या है, इनका 9th क्रम है। इससे पहले कौन थे, इससे पहले कौन थे, बान की मून थे, बान की मून जो थे वो आपके संयुक्त राष्ट्र महासचिव रहे हैं, बान की मून। ओके, और अभी क्या है, एंटोनियो गुटेरेस, ये इनका 9th क्रम के रूप में 9th है। और इनका टाइम पीरियड कब से कब तक है, 2022 से लेकर 2026 तक ये इस पद पर रहेंगे। ओके, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसके आगे क्या है। इस चैंपियंस ग्रुप में क्या है, अभी जो रेस्पॉन्स है, यानी ग्लोबल क्राइसिस जो रेस्पॉन्स ग्रुप है, वह उसमें 32 सदस्यीय समूह, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज़ को लेकर के, रिस्पॉन्स ग्रुप है तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी ना कि किस चीज़ को लेकर के है। तो ये लोग क्या करेंगे, जो खाद्य सुरक्षा है, ऊर्जा है और वित्त पोषण, इनकी परस्पर जुड़ी जो भी चुनौती है उनको समाधान करना है। खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा और वित्त पोषण से संबंधित जो भी चुनौती आएगी उसको समाधान करना है। इस जो चैंपियंस ग्रुप में, यानी जीसीआरजी की देखभाल करता कौन है, चैंपियंस ग्रुप इसकी देखभाल करता है। तो इसमें कौन कौन से कंट्री शामिल है, इसमें बांग्लादेश है, बारबोडास, डेनमार्क, जर्मनी, इंडोनेशिया और सेनेगल के HOS, यानी HOS का मतलब क्या होता है, HOS या HOG यानी हेड्स ऑफ स्टेट, HOS यानी हेड्स ऑफ स्टेट। ठीक है, ये सब इसमें शामिल है। तो आपको अब ध्यान देना है कि कौन कौन से कंट्रीज हैं। भारत किस में है, भारत भी इसी चैंपियंस ग्रुप में शामिल किया गया है। अब इसके साथ थोड़ा सा मैपिंग में आप लोग ध्यान दे लीजिएगा कि कहाँ पर बांग्लादेश हो गया, कहाँ पर जर्मनी हो गया। मैं हमेशा जब भी अदर कंट्रीज़ की बात आती है, मैं हमेशा आप लोगों को मैप बताती हूँ कि मैप के थ्रू जाया कीजिए। हमेशा आपको एक मैप की स्लाइड दिखाई देगी, उसके पीछे क्या रीज़न होता है कि आपको करना किससे है, इसको मैपिंग के थ्रू करना है। ज्योग्राफी तो इससे अच्छा हो ही जाएगा, करंट भी और स्ट्रांग हो जाएगा। ओके, अगर यूपीएससी में पद मिलता है तो हो सकता है IFS ना बन जाए कहीं। ओके, और ये बहुत अच्छी बात होगी IFS बनेंगे तो। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने क्या किया है, शोध किया है, गेहूं की एक नई किस्म की प्रजाति विकसित की है। और उस गेहूं की प्रजाति जो विकसित की है उसका नाम क्या दिया है, PBWRS1 नामक गेहूं। क्या है ये PBWRS1, अगर क्वेश्चन पूछता है क्या है, गेहूं है, चावल है, मक्का है, किसकी नई किस्म की प्रजाति है, तो गेहूं की नई किस्म की प्रजाति है PBWRS1। इसमें होता क्या है, इससे जो चपाती बनती है उसमें ग्लूकोज का स्तर जो है वो तुरंत नहीं बढ़ाता है। ठीक है, ग्लूकोज के लेवल को तुरंत नहीं बढ़ाता है। इसके साथ ही हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो गेहूं खाते हैं, गेहूं के आटे को खाते हैं, उसमें क्या होता है 21 से 22% जो एमालाइज होती है। कितनी, 21 से 22% क्या होता है, एमालाइज होता है। लेकिन इस PBWRS1 में कितनी परसेंट एमएलाइज है, 56.63% इसमें एमएलाइज है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इश्यूज। भारत तंजानिया के बीच स्थानीय मुद्रा में व्यापारिक सौदों का निपटान शुरू हुआ। किसके किसके बीच में, भारत और तंजानिया के बीच में। किसमें, तो ये लोग क्या करेंगे, लोकल करेंसी में अब इनका क्या होगा, व्यापार सौदा होगा लोकल करेंसी में। और इसी को देखते हुए आप देखेंगे कि तंजानिया में कौन कौन सा बैंक खोला गया है। तंजानिया में बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक जो है काम कर रहे हैं। ये रहा तंजानिया। ओके, तंजानिया। और तंजानिया का ही कौन सा शहर है, जिंजीबार, तंजानिया का जिंजीबार, जहां पर मद्रास जो है यानी IIT मद्रास परिसर खोला गया है। कहां पर, तंजानिया के जिंजीबार में। ओके, एस जयशंकर अभी कुछ दिन पहले तंजानिया गए हुए थे, तो वहां पे उन्होंने क्या किया, दार-उल-इस्लाम। ओके, तंजानिया के कहां पर, दार-उल-इस्लाम में इन्होंने भारत के सांस्कृतिक केंद्र में स्वामी विवेकानंद की एक प्रतिमा का भी उन्होंने अनावरण किया, उद्घाटन किया। IIT मद्रास तंजानिया में 50 स्नातक छात्रों और 20 मास्टर छात्रों के एक बैच के साथ अपना विदेशी परिसर भी खोलेगा। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि भारत से बाहर किसी IIT परिसर को खोला गया, और वो भी तंजानिया के जिंजीबार में। अब यहाँ पर है कि IIT मद्रास को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क में अगर बात की जाए कि कौन सा रैंक मिला है, तो यह सबसे टॉप पर है। फर्स्ट रैंक इसने हासिल किया है। टॉप पर कौन है, IIT
मद्रास सेकंड रैंक है, आईआईएससी बेंगलुरु थर्ड रैंक आईआईटी दिल्ली का है, एनआईआरएफ नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं भारत और तंजानिया के रिश्ते कैसे हैं, बस थोड़ा समझने के लिए कि तंजानिया और भारत के बीच में व्यापारिक रूप से जरूर जाहिर सी बात है इसमें पॉजिटिव भी कुछ होगा, है ना, क्योंकि जब उनके साथ एक वहाँ पर अगर आप व्यापारिक सौदों का निपटान शुरू कर रहे हो लोकल करेंसी में तो रिलेशनशिप जरूर अच्छे होंगे। तो घनिष्ठ मैत्रीपूर्ण सहयोगात्मक संबंध है। दारुल इस्लाम में भारत उच्च आयोग की स्थापना की गई थी 1961 में। भारत और तंजानिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार जो है वो 6.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर भी हो गया है। नाउ यहाँ पर 1960 से लेकर 1980 के बीच में नस्लवाद और उपनिवेशवाद ये दोनों का दृष्टिकोण जो है अगर देखा जाए नस्लवाद और उपनिवेशवाद तो इन दोनों को लेकर के दोनों देशों का दृष्टिकोण जो है समान था। अब आते हैं नेक्स्ट इश्यूज पे। क्या है विश्व जनसंख्या दिवस, यानी आज 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाई जाती है और इसकी थीम क्या रखी गई है? इसका थीम रखा गया है, थीम इंपॉर्टेंट है कि लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना। हमारे दुनिया की जो अनंत संभावनाएं हैं उसको अगर आप खोलना चाहते हैं, दुनिया की जो अनंत संभावनाओं को खोलने के लिए महिलाओं और लड़कियों की आवाज़ को ऊपर उठाना, यानी महिलाओं और लड़कियों को थोड़ा सा आप लोग क्या करें, इनकी आवाज़ को ऊपर उठाएं। ओवर एम्पावरमेंट, और क्या बताऊं, आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से क्या किया जा रहा है, महिलाओं को और लड़कियों को आवाज को, अगर किसके लिए, वो भी दुनिया में अगर अनंत संभावनाएं तलाशने हैं तो ऑलवेज गिव रेस्पेक्ट टू वुमेन्स एंड गर्ल्स। ठीक है, चलिए अगर लोगों की सोच ऐसी हो जाए तो इतने जो दुनिया में क्राइम केसेस हो रहे हैं वो भी नहीं होंगे। ठीक है, नाउ तो अनंत संभावनाओं को खोलने के लिए क्या करना है, महिलाओं की और लड़कियों की आवाज को ऊपर उठाना। ये तो ऐसे ही याद हो जाएगा इसकी थीम, है ना, लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना। अब बात आती है अगर लैंगिक समानता की, तो यहाँ से हम लोग एक दो पॉइंट देख लेते हैं कि जो जेंडर गैप रिपोर्ट जारी की गई थी, जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की जाती है, 2006 से जारी की जा रही है। तो इसमें भारत की जो रैंकिंग दी गई, भारत को रैंकिंग दिया गया 127 रैंकिंग दी गई 2023 में, 2023 में भारत की रैंकिंग कितनी थी, 127। अगर पिछले साल की बात करूं 2022 की बात करती हूँ तो 135 था, यानी इस साल भारत की रैंकिंग में 8 अंकों का सुधार हुआ, 8 अंकों का। तो किसमें, लैंगिक, और इसमें अगर टॉप की बात की जाए कि जेंडर गैप जो रिपोर्ट आई तो उसमें अगर सबसे टॉप पे बात की जाए कि सबसे असमानता कहाँ पर है, सबसे असमानता जो कम है, ठीक है, कहाँ पर है, तो वो कहाँ है, आइसलैंड सबसे टॉप पर है। आइसलैंड जो है वहाँ जो सिचुएशन है, वहाँ की जो कंडीशन है, जो आप बोल सकते हैं जेंडर जो वहाँ पर है, जेंडर गैप जो देखा जाए सबसे बेस्ट कहाँ पर, आइसलैंड पे, जो लगातार जब से ये रिपोर्ट प्रकाशित हो रही है यानी 2006 से, तब से आइसलैंड ही टॉप पर बना हुआ है। और भारत की रैंकिंग कितनी है, 120। इसमें भी सुधार हुआ है क्योंकि लास्ट ईयर अगर 135 था तो इसमें भी 8 अंकों की सुधार हुई, 127 आ गया है। तो ये ध्यान रखिएगा। ओके, नाउ इसके साथ और क्या है देख लेते हैं। 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी की जो गवर्नर काउंसिल थे उसने विश्व जनसंख्या दिवस की स्थापना की थी। अब 2011 में हमारा जनगणना जो किया गया तो उसमें जो वर्ल्ड, अब देखेंगे वैश्विक जनसंख्या जो थी 7 बिलियन के आंकड़े तक पहुंच गई थी। कब, 2011 में वैश्विक जनसंख्या 7 बिलियन तक पहुंच गई थी। अब 2030 में इसका संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि 8.5 बिलियन तक यह पहुंच सकती है, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। नेक्स्ट क्या है, यूएन ने एक नया निवेश मंत्रालय स्थापित किया। यूएन ने क्या किया है, निवेश मंत्रालय। शायद आप लोगों को इसकी जानकारी नहीं होगी लेकिन तो ध्यान रखिएगा कि भारत में अगर निवेश की बात की जाए कि सबसे अधिक निवेश कौन कर रहा है या एफडीआई सबसे ज्यादा भारत में, तो सिंगापुर फर्स्ट में है, मॉरिशस सेकंड में है, थर्ड में आपका अमेरिका एंड फोर्थ आपका यही यूएई है, फोर्थ आपका यूएई है। ओके, भारत में अगर निवेश की बात की जाए, लेकिन अगर भारत के अगर व्यापारिक भागीदार में बात की जाए, 2 पॉइंट बनते हैं। अगर भारत में निवेश की बात की जाती है, अगर भारत में निवेश की बात होती है, अगर निवेश कहां पर, भारत में, ठीक है, भारत में, तो इसकी रैंकिंग कितनी है, 4th है। और अगर व्यापारिक भागीदार की बात की जाए, व्यापारिक भागीदार के रूप में, व्यापारिक भागीदार
तो वहां पर इसकी रैंकिंग कितनी है, ये थर्ड पोजीशन पर, वहां पर क्या है, थर्ड पोजीशन पर है। फर्स्ट पर आपका अमेरिका है, सब भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार अमेरिका है, फिर चीन है और उसके बाद यूएई है। लेकिन अगर निवेश की बात की जाए भारत में तो कितना है, फोर्थ पोजीशन पर है ये। तो ये इसने क्या किया, निवेश मंत्रालय स्थापित किया। अब इसका उद्देश्य क्या होगा, तो निवेश से संबंधित क्या होगा, निवेश विजन को विकसित करना और वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना, यानी कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है, कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना है, कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना है। अगर अब इससे बात आती है कि यह जो कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है, ठीक है, इसमें भारत की रैंकिंग कितनी है, तो इसमें भारत की रैंकिंग 40th है, 40 है, जो कि लास्ट ईयर आपकी कितनी थी। इसमें अगर बात की जाए इस इंडेक्स में, कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग, ओके, इंडिया की रैंकिंग कितनी है, 40 है, 40 है, इंडिया की रैंकिंग 40 है, जो कि लास्ट ईयर कितनी थी, 43 थी, 43। अब अभी क्या हो गई है, 40 हो गई है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। हाँ, अब हम लोग आते हैं वन लाइनर फैक्ट्स के ऊपर। बोगीबील जहां अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल की आधारशिला रखी गई, किस राज्य में है। बोगीबील किस राज्य में है, असम। और असम के ही ब्रह्मपुत्र नदी पे जो वहाँ जो पानी के अंदर जो सुरंग बनाए गए हैं, किस नदी पर सवाल पूछता है, तो असम का ब्रह्मपुत्र नदी है ना, असम का ब्रह्मपुत्र नदी। 2019 में किस देश में बचपन में मधुमेह के मामलों और मौतों का वैश्विक प्रसार सबसे अधिक रहा, तो भारत में था। किस अफ्रीकी देश ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा कोष विनियम यानी NHIF 2023 प्रस्तावित किया है, तो किस अफ्रीकी देश का पूछ रहा है, तो क्या होगा, केन्या हो जाएगा आंसर, केन्या। भारत की G20 अध्यक्षता, भारत की G20 अध्यक्षता से हमेशा ध्यान रखिएगा कि भारत तो इस साल यानी 1 दिसंबर से लेकर के अभी 30 नवंबर तक, 1 दिसंबर कब से, 2022 से लेकर के 30 नवंबर 2023 तक भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। इसलिए G20 के तहत जितने भी सम्मेलन हुए हैं उन सब की अध्यक्षता कौन करेगा, भारत करेगा। तो ये तो हो गई। अब G20 में आपका एक ट्राइका बोल के एक शब्द आता है, ट्राइका, उसका मतलब क्या होता है, इस ट्राइका का क्या मतलब है कि बीता वर्ष, वर्तमान का वर्ष और आगामी वर्ष, आने वाला वर्ष में अध्यक्षता G20 की कहाँ कहाँ होगी। तो बीते वर्ष में कहाँ हुई थी, इंडोनेशिया में हुई थी, अभी भारत में, नेक्स्ट ईयर कहाँ, ब्राजील के रियो डी जेनेरो में 2024 में होगी। ये सब क्लास में बता रखी हो, अभी बस आपकी एक रिकॉल हो रही है। अब इस साल जो G20 अध्यक्षता हो रही है उसके तहत हम देख लेते हैं कि तीसरी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, क्या है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ओके, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है, तो कहाँ की जा रही है, केवड़िया, गुजरात के केवड़िया में। या केवड़िया कहाँ है, गुजरात। और यहाँ पे क्या किया जा रहा है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक। भारत की किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन का टाइटल जीता है, कनाडा ओपन का लक्ष्य सेन ने। तो इसने किसको हरा करके जिताया है, तो चीन के क्या है, ली शी फेंग को, चीन के ली शी फेंग को इसने लक्ष्य सेन ने हराया है। किस फार्मूला 1 रेसर ने ब्रिटिश ग्रांड प्री का टाइटल अपने नाम किया है, ये तो नाम एकदम बिल्कुल पैटेंट करा लिया गया है, जैसे मैक्स वर्स्टपेन, ओके, मैक्स वर्स्टपेन ने। नेक्स्ट देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो के राजारमन को। अगेन आ गया G20 कल्चर ग्रुप की बैठक, जो है कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक, उसमें कौन सा था, ट्रेड की बात की गई थी, यहाँ पे कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, हम्पी में। तो क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि एक जगह जब भी ऐसा कुछ आए तो उसको एक जगह लिख ले, यहाँ पर आप कल्चर को भी लिख लें, कल्चर, ओके, कल्चर। कल्चर मीटिंग, कल्चर मीटिंग डायरेक्ट लिख सकते हैं, कल्चर मीटिंग, ठीक है। कहाँ की गई, या हम्पी में की गई है, हम्पी में। तो कौन कौन G20 का आपके पास 2 पॉइंट मिल गया, एक तो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप, दूसरा हो गया कल्चर वर्किंग मीटिंग, जो की गई कहाँ पे की गई है, हम्पी में की गई। नाउ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कैडेट संचालन को डिजिटल बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है, किसको, कैडेट संचालन को डिजिटल बनाने के लिए, तो एनसीसी इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर, एनसीसी इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर।
नेक्स्ट देख लेते हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक के मालिक कौन है? मार्क जुकरबर्ग। हमेशा ध्यान रखेगा, आप लोग में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमेशा अपडेट रहते हैं किस पे? फेसबुक पे रहते हैं। हालांकि ये सही नहीं है, ये बहुत टाइम का बोला जा सकता है कि ये हमें इंफॉर्मेशन से ज़्यादा क्या कर देता है, नुकसान ही पहुंचाता है। फेसबुक पे हमेशा अपडेट नहीं रहना चाहिए क्योंकि इससे टाइम बहुत ज़्यादा है, बहुत वेस्ट होता है। लेकिन अगर आप फेसबुक पे हैं, आपको अगर इतना, क्योंकि वो क्या है, वन काइंड ऑफ एडिक्शन है, ठीक है, लेकिन उसके बारे में तो इतना भी तो कम से कम जानकारी हो कि आखिर उसका मालिक कौन है। कभी अगर आप सपोज इंटरव्यू जब देने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आपसे ये नहीं, उनको पता है कि आप मतलब मेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू देने आए हो तो किताबी नॉलेज तो है आपको, ठीक है, लेकिन वो आपके हॉबीज़ को लेकर के पूछ लेते हैं या आपका दिनचर्या को लेकर के पूछ लेते हैं क्या है नहीं है, तो और उनसे आप वो गोलमाल वहाँ नहीं कर सकते क्योंकि उनको पता होता है कि क्या है यहाँ पर, स्टूडेंट के बारे में वो बहुत बेहतर जानते हैं। तो इसलिए अगर कुछ भी चीज़ों को कर रहे हैं तो आसपास की चीज़ों को भी उसका बिल्कुल पकड़ के रखिए। अगर फेसबुक पर टाइम दे भी रहे हैं तो फेसबुक का पूरा आसपास जो न्यूज़ क्या बन सकता है, क्योंकि उससे आपके इंटरव्यू में सवाल पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ओके, तो इंस्टाग्राम और फेसबुक का मालिक कौन है? इंस्टाग्राम और फेसबुक का मालिक कौन है? मार्क जुकरबर्ग ने क्या किया है, हाल में ही माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप को इसने लॉन्च किया और उस ऐप का नाम क्या है? थ्रेड्स। ओके, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट पेश किया है? गारंटी बजट किसने पेश किया है? कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने। और बजट कितने का है? 37,000 कुछ करोड़ रुपए का है। बाढ़ राहत सहायता योजना, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बीपीएससी। बाढ़ राहत सहायता योजना किस राज्य के द्वारा? तो यह किस राज्य से जुड़ी हुई है? बिहार राज्य से जुड़ी हुई है बाढ़ राहत सहायता योजना। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। कलर्स ऑफ डिवोशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह अनीता भरत शाह के द्वारा है। क्रेडिट कार्ड नेटवर्क पोर्टेबिलिटी पर ड्राफ्ट सर्कुलर किसके द्वारा जारी किया गया है? आरबीआई के द्वारा। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में क्या किया है कि इन्होंने 29 परियोजना, वाराणसी में 29 परियोजनाओं पर के लिए कितने करोड़ बजट की घोषणा की है? तो कितना होगा? 12,100 करोड़ रुपए बजट की इन्होंने घोषणा की है, 12,100 करोड़ की। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आज का हमारा एमसीक्यूज का फर्स्ट सवाल क्या है कि भारत जो है, भारत क्या कर रहा है? ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप के चैंपियंस ग्रुप में शामिल हुआ। ओके, ये अपने आप में, यह क्वेश्चन जो है अपने आप में आपके पास एक इंफॉर्मेशन है। यह क्वेश्चन क्या है? एक इंफॉर्मेशन है। भारत के चैंपियंस ग्रुप में शामिल हुआ है, ये ध्यान रखना है। ये तो इंफॉर्मेशन हो गई। पूछा है इसका गठन किस वर्ष में, गठन को लेकर के पूछा है। तो इसका गठन कब किया गया है? मार्च 2022 में। मार्च 2022 में। आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस आईआईटी ने लोको पायलटों की सतर्कता जांचने के तरीके विकसित किए हैं? आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी रायपुर, आईआईटी खड़गपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा आईआईटी खड़गपुर। एक्चुअली लोको पायलट का आप इन दोनों सुन रहे होंगे कि काफ़ी सारे जो है ट्रेन एक्सीडेंट सुनने को मिला। अब रिसेंटली उड़ीसा का जो बालासोर में ट्रेन जो दुर्घटना हुई, तो यह एक बहुत विभत्स दुर्घटना थी। तो इसके लिए अब क्या वहाँ पे जो सतर्कता की बात की गई है उसमें लोको पायलट यानी क्या होता है, जो ट्रेन ड्राइवर होते हैं उनकी नींद को भी देखा जाएगा कि क्या वो नींद में तो नहीं है, ठीक है, या क्या कारण रहती है जो ऐसा कुछ होता है, उनके फॉल्ट को भी ढूंढा जाएगा। तो इसलिए इसी के तहत आईआईटी खड़गपुर के स्टूडेंट्स ने क्या किया है वहाँ के कि एक डिवाइस को लॉन्च किया है। ओके, डिवाइस को लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यूरोपीय संघ में पहले खुले तौर पर समलैंगिक जो राष्ट्र प्रमुख बने हैं, लातविया के राष्ट्रपति बने हैं, कौन बने हैं? एडगर्स रिकेविंग्स। ठीक है, ये क्या है? ये लातविया के राष्ट्रपति हैं। लेकिन और दूसरा जो कैरिन्स को आप देख रहे हैं, ये लातविया के प्रधानमंत्री हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। लक्ष्य सेन को कनाडा ओपन 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब मिला। तो यह क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को मैंने हमेशा कहा अपने आप में यह क्या है? एक इंफॉर्मेशन है।
ओके। अब उन्होंने डैश के ली शिपिंग को हराया, तो किसको हराया? चीन के ली शिपिंग को हराया है। किसके? चीन के। तो आंसर क्या हो जाएगा? चीन। चीन के ली शिफेंग को, यहाँ तक है, चीन के ली शिफेंग को हराया है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने PBW RS1 नामक गेहूं की क्या की है, एक नई किस्म को विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, है ना? पंजाब, बी इज योर राइट आंसर, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने। किस देश ने आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए क्या किया है? एक नया निवेश मंत्रालय स्थापित किया, और वह है संयुक्त अरब अमीरात। कौन है वह? संयुक्त अरब अमीरात, UAE। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ स्थानीय मुद्राओं में अपने व्यापार सौदों का निपटान को शुरू किया है? ऑप्शन है केन्या, तंजानिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिणी सूडान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तंजानिया। तंजानिया के साथ इसने किया है, जहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक ये सभी खोले गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश विश्व जनसंख्या दिवस 2023 का हिस्सा है? और मैंने इतना बता दिया है कि अब आप लोग इसके थीम को तो नहीं भूलेंगे। तो 8 अरब की दुनिया, समस्त जनसंख्या के लिए एक लचीले भविष्य की ओर, सभी के लिए अधिकार और विकल्प सुनिश्चित करना, लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना। डी इज योर राइट आंसर। ओके, चलिए, तो ये हो गए आज के हमारे सेशन के कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज, वन लाइनर फैक्ट्स प्लस आपके MCQs। क्लास पे जब आप लोग वीडियो देखते हैं तो उससे प्रीवियस वीडियो को जरूर थोड़ा सा 2-4 मिनट के लिए ही जरूर एक बार सुन लें और फिर नए वीडियो को आप लोग देखें। इससे आपको फ़ायदा क्या मिला, ये आज की तारीख से अगले 15 दिन के बाद आप लोग मुझे खुद बताइएगा। ओके, और इस क्लास से रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स हो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड वन ऑफ स्टूडेंट नेम रेखा नाग फ्रॉम छत्तीसगढ़, उन्होंने मैसेज किया था कि उनके UPSC के कुछ क्वेश्चंस और कुछ अदर एग्जाम्स की में जो कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं वो मेरे क्लास के करंट अफेयर्स में जो मैंने पढ़ाया उससे आए हुए हैं। तो इसके लिए मैं रेखा आपको बोलूँगी यही कि इट्स माय प्लेजर जो आपने मुझे मैसेज भी किया है, और आगे भी मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो भी मैं पढ़ाऊँ वो आप लोग के कैरियर में कहीं ना कहीं जो क्या हो वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करे, बेनिफिशियल हो आपके लिए। आप लोग एक सही जिस उद्देश्य से तैयारी कर रहे हैं आप लोग उस मुकाम को हासिल कर सके, मेरी कोशिश यही रहेगी। और अगर इसमें आप लोग कोई भी सुझाव देना चाहते हैं, क्लास आपकी है, आप सुझाव जरूर दें। अगर लगता है कि हाँ सुझाव को यहाँ नहीं यहाँ ऐसे मानना चाहिए, उससे कुछ और बेहतर हो सकता है, तो ज़रूर किया जाएगा। इसके लिए कुछ ना कुछ हमेशा यही मेरी कोशिश रहती है कि और बेहतर क्या हो सकता है इसमें। तो मिलते हैं फिर टुमारो मॉर्निंग नेक्स्ट करंट अफेयर्स के सेशन में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।